हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बारे में हम नॉर्मल जानकारी ले चुके थे। अब हम बात करेंगे क्या प्रॉपर वे में। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि गैमेट्स का मिलन यानी ओव्यूम का स्पर्म से मिलना और इसको कम समय में अधिक सफल बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से क्या किया जाता है। देखो कि अंडाणु साइज में शुक्राणुओं से कई गुना बड़ा होता है और शुक्राणु संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में इजैकुलेट किए जाते हैं। क्यों? नॉर्मल सी बात है, यदि स्पर्म भी एक ही होता तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस पता नहीं कब होता नहीं भी होता। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लगभग 3 से 5 ml के समथिंग सीमन इजैकुलेट किया जाता है और उस सीमन इजैकुलेट करने पर इसमें स्पर्म काउंटिंग होती है, वो लगभग कितनी होती है? 300 मिलियन होती है, ठीक है। और इस 300 मिलियन में से भी आगे तक लगभग कितने पहुंच पाते हैं? 100 से 500 स्पर्म क्या होते हैं? आगे पहुंच पाते हैं। और इनमें से भी केवल क्या होता है साहब? एक स्पर्म ही किसको? ओव्यूम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना। अब हम बात करें सर, यदि इस ओव्यूम में 2 स्पर्म एंट्री कर जाएं तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर 2 एंट्री करते हैं तो n पहले से ओव्यूम के पास है, n+n, तो ये क्या हो गई? ट्रिप्लॉइड हो गई। ये अवस्था क्या हो गई? ट्रिप्लॉइड। और एनिमल्स में ट्रिप्लॉइडी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो ये है कि जाइगोट है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट के चांसेस कम रहते हैं। दूसरी बात, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने देखा कि स्पर्म चाहे एक ही मेल से आए हैं लेकिन इनके अंदर कुछ मात्रा में, यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी लगभग सेम ही होगा क्योंकि एक ही मेन से, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं। और जब कुछ डिफरेंसेज होते हैं तो ये डिफरेंसेज क्या करेंगे कि एक ही ओव्यूम में जाकर एक दूसरे को क्या इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं? नगण्य हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक ओव्यूम को एक स्पर्म ही क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने बता दिया था कि जैसे ही यहाँ पर इजैकुलेट किया जाता है तो यूटेरस के अंदर ये क्या है? अपना यूटेरस, और यूटेरस की सर्वाइकल कैनाल है। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और उन कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा इसको क्या किया जाता है? एक तरह से सक किया जाता है, ठीक है ना। और इसको क्या किया जाता है? आगे पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा, ये क्या है? ये है दुल्हन। ये क्या है? दुल्हन है। इसका क्या होना है? स्वयंवर होना है। अब स्वयंवर होना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके स्वयंवर में लगभग कितने? 300 से 400 मिलियन राजकुमारों ने क्या किया था? भाग लिया। कितने? 300 से 400 मिलियन राजकुमारों ने भाग लिया। अब इन 300 से 400 मिलियन राजकुमारों में से भी क्या हुआ कि जो राजकुमार, नॉर्मल सी बात है, इनमें कंपटीशन होता है। यहाँ पर दौड़ प्रतियोगिता रखी गई और दौड़ प्रतियोगिता के समय रास्ते में अनेक अवरोध, बैरियर्स भी रखे गए कि सब उन बैरियर्स को पार करते हुए, दौड़ते हुए जो इस दुल्हन के पास सबसे पहले पहुंचेगा उसी से इसकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो क्या होता है, उसी से इसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कि 300-400 मिलियन ये दौड़ करते हैं। अब यहाँ पर अवरोध क्या होता है साहब? यहाँ अम्लीय माध्यम होता है तो कुछ अम्लीय माध्यम को कुछ राजकुमार सहन नहीं कर पाए, डैमेज हो गए। यहाँ पर कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उनको वो नहीं, तो उनके द्वारा क्या होता है? कुछ राजकुमार थे जो कमजोर टाइप के थे, उनको फैगोसाइटिक सेल्स द्वारा रास्ते में क्या कर दिया गया? भक्षण कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब क्लियर सी बात है कि जो स्पर्म अत्यधिक सक्रिय होंगे, अत्यधिक ऊर्जावान होंगे, यानी जो दूल्हा बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होंगे, वही कहाँ तक पहुँच पाएंगे?
दुल्हन तक पहुंच पाएंगे। और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होगा और जिसकी गति सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे पहले किसके, दुल्हन के पास आ जाता है। और दुल्हन से जैसे ही ये दूल्हा मिला ना, उसके बाद ये किसी अन्य राजकुमार को अपने पास भी नहीं फटकने देती या नहीं आने देती है। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया कि यहाँ पहुँचते पहुँचते इन राजकुमारों की संख्या 100 से 500 रह गई और इनमें से भी केवल एक ही राजकुमार। अब देखो एक चीज़ बात आती है, ध्यान यहाँ पर रखना। मैंने बताया तुम्हें कि ये ओबियम, और पता है यहाँ ये भी टाइमिंग क्या दिया होता है, ये बोल देती है बेटा 24 घंटे से, यानी मेनली तो 24 घंटे के अंदर अंदर यदि कोई दूल्हा आ गया तब तो ये शादी कर लेती है, और नहीं तो कुछ चांसेज हैं जिनमें 48 घंटे भी माना गया है। हालांकि ये दुल्हन रहती तो कितने दिन देर है, 72 घंटे। कहाँ रहती है, इसका एरिया कौन सा है, इसका राजभवन है एम्पुला, जिसके अंदर ये इंतजार कर रही है किसका, दूल्हा का, कि दूल्हा आएगा और हमारी शादी होगी। ठीक है ना। तो 24 घंटे के अंदर अंदर तो इसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत अच्छे और सही रहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, फ्रेश होती है, इससे आके क्रिया करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ सब, हमने बात की फर्टिलाइजेशन, याद रखना। ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ना, एच क्या होती है, एक्सीडेंटल क्रिया होती है। ये कैसी होती है, एक्सीडेंटल। तुम पूछोगे कि क्या सर ह्यूमन एग है, अब ह्यूमन एग को क्या अदर एनिमल का स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, इसका आंसर होगा ना। अब नहीं तो क्यों नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें स्पीशीज स्पेशलिटी पाई जाती है। कैसा होता है साहब, इसमें क्या पाई जाती है, जातिगत विशेषता, यानी अपनी जाति के ओव्यूम को ही अपनी जाति का स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब तुम कहोगे कि सर ये अपनी जाति का ही ओव्यूम है, इस शुक्राणु को पता कैसे चलेगा, बात सही है, इसको पता ऐसे चलेगा। तो देखो याद रखना कि इसके बारे में दो सिद्धांत काम करते हैं, और एक सिद्धांत था जिसको हमने नाम दिया था एंटीजन प्लस एंटीबॉडी थ्योरी। ठीक है ना। और एक था लॉक एंड की कॉन्सेप्ट, लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है। क्या होगा कि मान लो एंटीजन एंड एंटीबॉडी का मतलब क्या है, सबसे पहले एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था क्या, FR लिली। और FR लिली ने सबसे पहले क्या देखा, ओव्यूम। और इस ओव्यूम में उन्होंने क्या बताया, इस ओव्यूम में उन्होंने बताया कि ये जो ओव्यूम होता है ना, इस ओव्यूम के क्या, इस जोना पेलिसिडा लेयर पर क्या होता है साहब, एक विशेष क्या पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं, विशेष पे ये क्या होते हैं साहब, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, और इनको इन्होंने क्या नाम दिया, देखो ध्यान रखना, इसको इन्होंने नाम दिया फर्टिलाइजिन। क्या, फर्टिलाइजिन, या इसको हम निषेचन कहते हैं, निषेचन, निषेचन तो क्रिया हो गई, निषेचन। आई बात समझ में। FR लिली ने क्या बताया कि अंडाणु, अंडाणु की सतह पर क्या पाए जाते हैं, विशेष रसायन ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, विशेष मोनोसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या नाम दिया, फर्टिलाइजिन या निषेचन। अब इसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेलेंस्की। इन्होंने क्या बताया कि जो स्पर्म है, देखो इन्होंने बताया क्या कि जिस प्रकार ओव्यूम और ओव्यूम के ऊपर क्या है साहब, ये ग्लाइकोप्रोटीनियस क्षेत्र पाया जाता है, उसी प्रकार से जो स्पर्म होता है ना, इस स्पर्म की एक्सटर्नल या अग्र सतह पर क्या पाए जाते हैं, इस पर भी विशेष प्रोटीनियस क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है ये कैसे होते हैं, एसिड प्रोटीन। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रोटीन द्वारा निर्मित। और इस क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, एंटी
फर्टिलाइजेन। और ये एंटी फर्टिलाइजेन क्या करेगा, ये एंटी फर्टिलाइजेन अपने ही फर्टिलाइजेन को पहचानता है। इसका मतलब मैंने बताया ना कि सर शुक्राणु कैसे पहचानेगा कि ये अपनी ही, तो बेटा याद रखना ये जो एंटी फर्टिलाइजेन है ये अपनी जाति के फर्टिलाइजेन से ही क्या करता है, क्रिया करता है। तुम कहोगे सर एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, बेटा टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश किया, बीसीजी का इंजेक्शन लगाया गया था टीका, उसके द्वारा एंटीबॉडी बनी थी। अब हमने क्या है, बीसीजी का टीका लगाया, इसके द्वारा जो एंटीबॉडी बनी वो केवल किस पर, ट्यूबरक्यूलोसिस पर ही प्रभावी होंगी, टीबी पर ही प्रभावी होंगी। अब हमारी बॉडी में यदि मान लो क्या कौन प्रवेश कर जाता है, सल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, तो ये एंटीबॉडी को उस टाइफाइड के बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी टीबी के बैक्टीरिया के लिए ये बनी थी, यानी ये अपनी ही जाति के बैक्टीरिया से। इसका मतलब एंटीजन क्या हुआ, बैक्टीरिया, और इसके लिए जो एंटीबॉडी बनी वो इससे क्रिया करती है, अदर से नहीं करेगी। इसी प्रकार ये जो एंटी फर्टिलाइजेन है ना शुक्राणु का, वो अपनी ही जाति के अंडाणु के फर्टिलाइजेन को पहचान कर उससे क्या होता है, सब चिपक जाता है। उससे क्या होगा, ये लो चिपक जाएगा। समझ गए ना, ये सिद्धांत किसने दिया, एफआर लिली एंड वैलेंस्काई ने। अब समझ में आ गया होगा कि ये अपनी जाति को कैसे। अच्छा एक लॉक एंड की कंसेप्ट देखो, वासरमैन और सेलिंग एक वैज्ञानिक हुए, कौन, वासरमैन और सेलिंग। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी यही ना बात बताई कि ये मान लो ओव्यूम है, इस ओव्यूम की जोना पैलिसिडा जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र पर क्या पाया जाता है, सब एक विशेष एरिया, इस तरह से मान लो अपन ये, और इस विशेष एरिया को हम क्या बोल देते हैं, सॉरी ZP3 जोन कहते हैं, क्षेत्र कह देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने बताया साहब क्या, शुक्राणु का भी यही हाल है, यानी शुक्राणु की जो अग्र सतह होती है उस पर भी वही स्थिति होगी। मान लो जैसे ये, मान लो अपन शुक्राणु की बात करें तो इस पर क्या होगा, ये लो, ठीक है। इसका मतलब देखो कि इस पर पाए जाने वाले जो विशेष प्रकार के प्रोटीनियस क्षेत्र होते हैं या विशेष प्रकार के सक्रिय क्षेत्र होते हैं, इन दोनों की संरचना क्या होती है, यदि सेम होती है तो ये, अब सेम किसकी होगी, क्या ह्यूमन एग है तो इसकी संरचना के अनुसार ही जो ह्यूमन स्पर्म है उसके ये क्षेत्र होंगे। इसका मतलब ये आपस में मैच कर गए तो इनमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये एक दूसरे से चिपक सकते हैं। लेकिन यदि अदर किसी स्पेसीज का है ना, तो अदर किसी स्पेसीज के इस स्पर्म के इस प्रोटीनियस क्षेत्र की संरचना डिफरेंट होगी। वही चीज़ है, अगर कोई लॉक है, उस लॉक में तुम चाबी लगाते हो, यदि उस लॉक का जो छेद है उस छेद के अनुसार चाबी की संरचना है तो लॉक खुल जाता है। लेकिन यदि उस चाबी की संरचना उस लॉक के छेद से डिफरेंट है तो लॉक नहीं खुलता। वही सिस्टम है कि इन दोनों का अगर संरचना सेम है तो ये चिपक जाते हैं, और यदि सेम नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये आपस में क्रिया नहीं कर पाते, और इनकी संरचना तभी मिलती है जब ये एक ही जाति के होते हैं मेनली। हालांकि कुछ जंतुओं में विजातीय संकरण पाया जाता है तो उनमें यही है कि उनमें आपस में मैच कर जाते होंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ लिया, यानी इस तरह से इन दो सिद्धांतों के आधार पर क्या हुआ, सब शुक्राणु है वो किससे, अंडाणु से आकर चिपक गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट था क्या, कैपेसिटेशन। मैंने बताया था अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स पहला पॉइंट था, और सेकंड पॉइंट कौन सा था, कैपेसिटेशन। हालांकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में और बता देते हैं कि जब स्पर्म यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आते हैं तो इस फैलोपियन ट्यूब में आने पर क्या होगा, सब विशेष केमिकल होते हैं, विशेष रसायन होते हैं, और वो रसायन क्या करते हैं कि इस स्पर्म, देखो हमने बात की ये स्पर्म है, और इस स्पर्म के जो मैंने बताया था ना, ये विशेष यानी कौन सा, एंटी फर्टिलाइजेन,
यानी एंटी फर्टिलाइजिंग एरिया है, इसको क्या किया जाता है सब इस तरह से कवर्ड किए हुए रखते हैं कुछ पदार्थ, या कुछ पदार्थों की एक लेयर बनती है, वो इस एंटी फर्टिलाइजेंट को ढके। अब जब तक एंटी फर्टिलाइजेंट ढका हुआ होगा तब तक क्या वो फर्टिलाइजेंट से क्रिया करेगा? नहीं करेगा। इसको फ्री होना है, अगर ये स्वतंत्र हो जाएगा तब तो इससे तुरंत क्रिया कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ये स्पर्म यहाँ आते हैं तो ये स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब से क्या हुआ, विशेष रसायन, और वो रसायन क्या करेंगे, इसके ऊपर पाए जाने वाले इन पदार्थों से निर्मित जो लेयर है उसको क्या कर देंगे, घोल देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजेंट क्या हो गया, फ्री हो गया। और ये जैसे ही फ्री हुआ अब ये आसानी से किससे, ओव्यूम से या एग से क्रिया कर सकता है, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte से क्रिया कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अच्छा अब ध्यान रखना, मैंने अभी इसको सेकेंडरी oocyte बोला, सही बोला है, क्योंकि जब तक ये शुक्राणु इससे क्रिया नहीं कर लेगा ना तब तक तो ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगी, लेकिन जैसे ही ये इससे क्रिया कर लेता है, इसमें सेकेंड म्यूसिस कंप्लीट हो जाता है, तब ये क्या है, एग या ओव्यूम में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो अब हम 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।